भारतीय संस्कृति में नेता कौन होता है? आपने महाभारत देखी होगी। जब शुरुआत होती है तो भरत, राजा भरत जो थे, बताते हैं उन्हीं के नाम पर भारत, इसका नाम भारत पड़ा। वो कैसे थे? राजा भरत के 7 पुत्र थे और 7 पुत्रों में से उन्होंने देखा कि राजा बनने के एक भी योग्य नहीं है। उन्होंने देखा कि राजा बनने के लिए एक भी योग्य नहीं है तेरे पुत्रों में। इसलिए उन्होंने अपने सेनापति का, उनके सेनापति का पुत्र था शांतनु, उसको राजा बनाया। माँ ने उनकी ने कहा कि 7 पुत्र हैं, किसी को तो बना। बोला ये राज्य मेरी बापोती नहीं है, ये जो राज्य है ये जनता का है और जनता का योग्य शासक होना वो बहुत आवश्यक है, अयोग्य नहीं। तो ऐसे होते थे भारत के राजनेता, राजा। आज या तो मैं नहीं हूं, या तो मैं रहूंगा। अगर मैं नहीं हूं तो मेरे अंगूठा टेक, जिसे ABCD नहीं पता राजनीति की, देश के बारे में, वो बनेगी। मैं बनूंगा, मेरा बेटा बनेगा, मेरा पोता बनेगा। 3-3 पीढ़ी की व्यवस्था कर देते हैं। ये हैं आज के, उनको नेता कहेंगे क्या? वो नेता नहीं है। उसके बाद देश बेचने के अलावा, आपको गिरवी रखने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो भारतीय संस्कृति में एक हितोपदेश का श्लोक है, नारिकेल समाकारा दस्सन्ते बहु सज्जना अन्येन बद्रिकाकारा या दर्शी भयो जना। यह है परिभाषा। इसका क्या मतलब है? विशिष्ट पुरुष वो नारियल के समान होते हैं और सामान्य पुरुष वो बेर के समान होते हैं। अब नारियल में और बेर में क्या अंतर है? नारियल को जब आप देखोगे तो कैसा लगता है देखने में? अशोभनीय होता देखने में, उसमें कोई शोभा नहीं है। उसमें बड़ा उबड़ खाबड़ सा, और ऐसे ही बाल जो उबड़ खाबड़ होता है, कोई देखने में उसमें वो नहीं है। और बेर कैसा होता? बहुत दूर से चमक मारती है उसमें। लेकिन अगर किसी बहुत सुंदर लगता है ना, लेकिन अगर किसी अज्ञान व्यक्ति ने डांट के नीचे दबा दिया तो डांट बाहर मिलेगी, उसका कुछ नहीं बिगड़ने का। ये होता है सामान्य साधारण व्यक्ति, जो अपने ही संस्कारों में, अपने ही स्वार्थ में, लालच में, वो अपने में ही। लेकिन नारियल ऊपर से अशोभनीय है, उबड़ खाबड़ है, लेकिन अंदर उसके एक कवर निकलेगा बड़ा हार्ड, और उस हार्ड कवर के अंदर एक मीठा गोला होता है, गोलागिरी देखिए, खाइए, और उसके अंदर मीठा पानी होता है, एकदम शुद्ध। ये होते हैं विशिष्ट पुरुष। लेकिन भारत की राजनीति से क्या संबंध है इसका? नेता से क्या संबंध है इसका? संबंध बताता हूं। बेर को और नारियल को, दोनों को जेठ की दोपहरी में छत पे फेंक दो, धूप में डाल दो दोनों को, और 15 दिन जाना मत वहां। अब 15 दिन बाद जाना। अब बेर को भी देखना और नारियल को भी। क्या मिलेगा वहां? बेर की मिलेगी गुठ, उसका गूदा, उसका गूदा खत्म हो जाएगा, छिलका चिपका हुआ मिलेगा गुट पर। सामान्य पुरुष, साधारण लोग अपने संस्कारों के से वहीं सुकड़ करके पत्थर की तरह वो हो जाते हैं। लेकिन नारियल वो जैसा हमने फेंका था वैसा ही 15 दिन बाद भी वो वैसा ही मिलेगा। लेकिन एक परिवर्तन आ जाएगा उसमें, नारियल में। आप नारियल को जब उठाओगे और उसको जब हिलाओगे तो 15 दिन की धूप में उस नारियल ने गोले को छोड़ दिया। वो गोला नारियल के अंदर है, लेकिन नारियल के अंदर होते हुए भी नारियल से उसका कोई
संबंध नहीं है, ऐसा हिलेगा वो। तो विशिष्ट पुरुष जो है वो समाज में रहते हैं, लेकिन समाज में रहते हुए भी समाज से उनका कोई विषय संबंध नहीं रहता, रहते समाज में ही है। तो ऐसा जो नारियल बन चुका है, उसके लिए अपनी संतान हो, अगर वो अपराध करके आई है तो वो अपराधी है उसके लिए। दूसरे की संतान अगर कोई अच्छा काम करके आई है तो वो उसके लिए प्रिय है। ऐसा व्यक्ति जब देश की राजनीति को संभालता है, वो फिर न्याय होता है उससे। वो कभी मोह, ये जो चार अपनी कमजोरियां हैं, उनसे वो प्रभावित नहीं होता है। वो फिर जब भी कोई काम करेगा, वो राष्ट्र हित में करेगा, समाज के हित में करेगा। वो पुत्र मोह में, संतान हित में, अपने स्वार्थ में कोई काम नहीं करेगा। ये हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से प्राचीनतम व्यवस्था हमारे, और ऐसे राजा हुए हैं भारत के कि स्वप्न में ही राजदान कर दिया। किसने? हरिश्चंद्र ने छोड़ करके। राजा जनक की कहानी आती है, उनके गुरु आए, वो गुरु से बोले, महाराज मैं गुरुदेव, मैं राज्य से परेशान हूं, मैं विरक्त हूं, मैं अब साधना करना चाहता हूं, अब मैं राज्य नहीं चाहता। बोले बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसको क्या करूं, छोड़ दे। नहीं, छोड़ किसको दे दूं? मुझे दे, इस राज्य को अपने को मुझे दे। नहीं ठीक है, मैंने दिया, आप आओ बैठो। गुरु आ गए, गुरु सिंहासन पर बैठे, वो नीचे अपना राज्य छोड़ दिया। गुरु बोले अब राज्य किसका है? नहीं जी आपका। राजा कौन हो आप? अब इस मेरे राज्य को तू चला। गुरु ने कहा अब ये राज्य मेरा है, अब इस मेरे राज्य को तू चला, राज्य मेरा है, तू चला। तो उन्हें विदेह बोलते थे। तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी परंपरा राजा नल की आती है। राजा थे, कितने भटके, कितने परेशान हुए। हरिश्चंद्र, ये सब भारत 1947 में जन्म नहीं हुआ भारत का। ये जो गधे बैठे हैं, ये 1947 में हमने कर दिया। तुलना क्या करेंगे? तुलना क्या करेंगे? पाकिस्तान से हम इतने आ गए, अरे मूर्खो। पाकिस्तान, उसका भी जन्म 47 में हुआ, मतलब अपने उससे ही। लेकिन जनता सरकार मोर्चा ये क्या करेगा? जनता सरकार मोर्चे को वही व्यवस्था, भारत की प्राचीनतम व्यवस्था, भारत सोने की चिड़िया था। आर्थिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में जो भारत की विश्व को में ख्याति थी, विश्व गुरु का स्थान था भारत का, वो पुनः वो व्यवस्था स्थापित करनी है तो ऐसे चुटकी में नहीं होगी। उसके लिए 15 दिन छत पर जेठ की दोपहरी में तपना पड़ेगा। तब वैसे नेता, वैसे लीडर वो निकल करके आएंगे। तो उनकी तलाश, उनकी तैयारी जनता सरकार मोर्चा कर रहा है। अब एक कहानी सुनाता हूं। जनता सरकार मोर्चा क्या करेगा? ये हमारा जो बेवकूफ बना रखा है ना, एक कहता है हम हैं सत्ता पक्ष, दूसरा कहता है हम हैं विपक्ष। आपने जब देश में कोरोना लगा तो विपक्ष और पक्ष दोनों गायब नहीं, दोनों ही, मतलब लोगों को मारने में विपक्ष भी ये जोर लगा रहा था कि भाई तुम लोगों को मारने में व्यवस्था ठीक नहीं कर रहे, और करो, और वैक्सीन लगाओ, और ये करो, लॉकडाउन पहले क्यों नहीं लगाया, इतना लेट कर दिया, मतलब। और देश में उस वक्त जब लॉकडाउन लगा, उस वक्त सारे राजनीतिक पार्टियों की सरकारें थी देश में। बंगाल में एक की थी, महाराष्ट्र में किसी की थी, राजस्थान में किसी की थी। सारी राजनीतिक पार्टियां उस टाइम एक ही काम कर रही थी।
कि कैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो एजेंडा है डीपॉपुलेशन, कैसे भारत की जनसंख्या को कम किया जाए, सारी इसी पर लग रही थी। अब हम बड़े भाई विपक्ष ये करेगा, वो ये करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, तुम्हारा नहीं है उनमें कोई भी। तुम्हें क्या करना, वो मैं कहानी के माध्यम से क्या करना, आपको अपने विवेक का प्रयोग करना। एक नारी, एक महिला किसी बात पर घर में नाराजगी हो गई, परिवार में हो जाती है कई बार, ये आज की बात नहीं है, पुरानी बात है। अब तो व्हीकल चल रहे हैं, रोडें हैं, तमाम रास्ते हैं, तो वो नाराज होकर के किसी बात पर, जैसे ही घर के इधर उधर हुए काम पर, वो अपने बच्चे को लेकर के अपने पीहर को निकल गई। जब वो पीहर के लिए निकली, अब वो रास्ते में पैदल का रास्ता था, जंगल का रास्ता था, और रास्ता भटक गई। अब वो जो रास्ता भटकी तो वो एक घने जंगल में वो पहुंच गई। अब उसको रास्ता नहीं मिला, तो हार तक करके कि कोई आए, किसी से रास्ता पूछूं तब मैं ऐसे चलूं, इसलिए हार तक करके एक पेड़ की जड़ में वो अपना बैठ गया आराम से। अब चूंकि वन था, अब वन में तो जंगली जानवर रहते हैं, अब वहां कहीं घूमते फिरते वो शेर आ गया। उस महिला ने उस शेर को देख लिया। महिला ने सोचा तू घर से नाराज होकर आई है, ससुराल वाले समझेंगे पीहर चली गई, और पीहर वालों को पता कि अपनी ससुराल में है, और ये शेर जो है तुझे भी और तेरे बच्चे को भी, दोनों को ये खा जाएगा। उस महिला ने क्या किया जाए, तो उसने हिसाब किताब लगाया, मरना तो है ही, तो क्यों ना कुछ किया जाए। अब अंत समय में मरने के टाइम पर जो कुछ बने वो करो। तो उसके अंदर एक युक्ति आई दिमाग में, जो हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं मोर्चे के लोग, वो युक्ति आई उसके समझ में। अब वो जब युक्ति आई, उसने कहा कि इसका प्रयोग किया जाए, अब खाएगा तो है ही। तो उसने क्या किया, वो बच्चे को चूंट लिया, हाँ चोंट लिया उसको। चोंटने से बच्चा रोया तो बोली उस बच्चे से, रो मत, चुप हो, तू यहां बैठ, एक तो वो आ गया अब लई मार के। अब ये बात शेर ने सुन ली। शेर ने कभी महिला देखी नहीं थी, जंगल में महिला थोड़ी होती है। अब वो बच्चे को बैठा करके रोते हुए को, एक तो वो आ गया अब मार के ले आई, और वो शेर की तरफ जो चली, शेर ने सोचा ये तो कोई तुझसे भी कोई खतरनाक वो है। वो दौड़ी उसकी तरफ को, शेर की तरफ को, कि मारेगा तो है ही, खाएगा, देखते हैं क्या होता। अब वो शेर के अंदर भय बैठ गई। अब जैसे वो दौड़ी तो शेर वापस घूमा और शेर ने दौड़ लगा दी। अब वो थोड़ी दूर तक तो दौड़ी, शेर ने वापस फिरकर उल्टा फिरकर नहीं देखा, दौड़ता 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 उसने पूरा जंगल वो पार कर दिया। जब दूसरे जंगल में प्रवेश किया तो वहां एक गीदड़ मिल गए। गीदड़ ने देखा ये शेर कैसे भाग रहा है, भयभीत, इसके पीछे तो कोई है नहीं और आगे भी कोई नहीं है, अगर ये किसी का शिकार कर रहा हो, ये भाग कैसे रहा, और कुछ भयभीत लग रहा। तो गीदड़ आया, गीदड़ बोला महाराज 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 रुको। वो उसने कुछ पीछे देखा शेर ने, तो महिला कहीं दूर दूर तक उसको नजर नहीं है, तो रुका। वो बोला हाँ भाई, महाराज कैसे भाग रहे हो, आप तो बड़े भयभीत से लग रहे हो, क्या बात है। अरे उस वन में जो है जंगल में वो शेरमारी आ गई है। बोले शेरमारी ये क्या हो, अरे बड़ी मुश्किल से जान बचा गया, वो तो बच्चे को मुझे मार के बच्चे को खिला देती अपने को। शेरमारी आ गई जंगल में। महाराज आप शेर हो, आप तो जंगल के राजा हो। हाँ मैं भी अपने को राजा ही मानता था, और वो तो अपने बच्चों को खिलाने की बात कर रही मुझको। वो गीदड़ बोला मैं कैसे ऐसे इस तरह कैसे मालूम, आप मुझे दिखाओ तो सही कहाँ है, बेवकूफ़ मत बनावे, तू वह जो पहले ही जो है धोखा देने वाला तू आदमी है, तू कभी हमेशा चीटिंग करता। और वो तो शेर को ही मार के खिलाएगी, तो इस बार तो जान बच के आ गई है मेरी, इस बार नहीं जाऊं। लेकिन उसने बड़ा तसल्ली गीदड़ ने उसको दी, महाराज आप शेर हो, आपको कोई नहीं मार सकता, आपसे तो हाथी भी डरता है,
ले बहुत देर हो गई, नो सुन, वो पकड़ेगी मुझे मारेगी, तू भाग जाएगा। गीदड़ बोला महाराज इसका एक रास्ता है, नहीं बताओ, मुझे देखना जरूर है। इसका रास्ता ये, मैं आपको तो लेकर भग नहीं सकता। हाँ मुझे तो लेकर नहीं भग सकता। नहीं तो एक काम करते हैं, एक रस्सी ले लो मजबूत सी और अपने गले में बांधो और मेरे में बांध दो। आपको तो नहीं लेकर भग सकता मैं, पर लेकिन मुझे दिखाओ तो सही। शेर की कुछ समझ में बात आई। शेर बोला हाँ चल, ये तो बात ठीक है, मुझे तो लेकर तू नहीं भगेगा। अब एक रस्सी मजबूत सी ली, अच्छे मजबूती से शेर ने उसके गले में बांधी, अपने में भी बांधी। अब वो वापस चल दिए। तब तक वो महिला वहीं बैठी थी। महिला ने सोचा कि पहले तो बच गई, लेकिन इस बार जो है, इस बार मामला गंभीर है। वो और नजदीक आए और नजदीक आए। शेर ने वहीं से दिखाने लगा, वो देखो बैठी, वो देख यहीं से नहीं महाराज आगे कुछ चलो। अब वो गीदड़ तो उसको, गीदड़ ने देखी कि तो महिला है, क्योंकि गीदड़ कभी कभी गांव तक भी राउंड मार जाता था, तो उसने देख रखी थी महिला भी है, महिला है। बोले जी ये तो महिला है, नहीं ये क्या हो, ये तो शेर मारी है, ये बच्चे को खिलाएगी। नहीं नहीं महाराज आपके गलतफहमी हो गई है। इतना महिला ने देख लिया। महिला ने देखा कि रस्सी बंध रही है। ये शेर तो डर गया था, ये गीदड़ ले आया इसको। अब वो जब थोड़े और नजदीक आए, महिला ने, ये नारियां हैं हमारे देश की। अब वो महिला ने, इतने ही उसके दिमाग में दूसरी युक्ति आ गई। वो फिर बच्चे को बैठा कर खड़ी हुई, खड़ी होकर के उन्होंने शेर को नहीं कहा कुछ भी, गीदड़ से बोला अबे गीदड़ तुझसे कही दो ले गई है, तुझसे कही थी दो ले गई है, इसको तो खाएगा, मैं क्या खाऊंगी। अब उस गीदड़ के, उसका शेर के हो गई कि ये तो इसी का भेजा हुआ, ये तो इसी का भेजा है भाई। इतनी शेर ने सुनी है, और शेर ने जो घूमा है, अब घूम करके जो उसने छलांग लगाई है, अब वो बंधा हुआ रस्सी में। अब वो 2-3 बार इधर लगा, 2-3 बार इधर लगा, इतनी जीभ निकल गई, खिंचरता जा रहा है गीदड़। ये आप लोगों को करना है, ठीक है। पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष, ऐसी रस्सी बांधनी है दोनों के, जो एक दूसरे को खचेड़ करके भागते नजर आए, और जैसे ही भगे तो इस देश की व्यवस्था और सत्ता कौन संभालेगा? नारियल। उसके लिए तपना पड़ेगा, तो तपो। अभी तो बहुत सारे, तो इसमें पहली उनकी वो है, यहाँ तो 3-4 साल चल रही है, और अभी भी जो है अगला जन नई बात ले आवा है निकाल के। अभी मतलब 3-3.5 साल हो गई हमको साथ काम करते हुए डॉक्टर साहब के, अभी अगला हमारी समझ में ना आया क्या बीमारी है। अभी तो जो शोरूम है ना वही चल रहा है, गोदाम में तो एंट्री नहीं है अपनी। तो ये स्थिति, अब आप देख लो तो आपको क्या भूमिका, क्या रोल निभाना है। अब भारत के आसपास कई देशों में क्या क्या हुआ, कई देशों ने सत्ता को हिला दिया। नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका, देखा नहीं आपने? तो वो परिणाम क्या निकला उसका? जीरो परिणाम, जीरो, कुछ नहीं बदला। तो ऐसे ही हटा सकते हैं, हटाने में कोई ज़्यादा बड़ी वो नहीं है, लेकिन हमें भारत, वही भारत
बनाना है। जैसे अभी हमारे राजू भाई बता करके गए हैं, हम क्या है, बहुत से लोग तो अभी उनको ये समझ में नहीं आ रही, भाई हमने जमीन खरीदी, जमीन के पेपर, रजिस्ट्री हुई, 100 बीघे जमीन खरीदी हमने, अब वो रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री के पेपर हमने ला करके अलमारी में, सेफ में अपना लगा दिया, लॉकर में। हम क्या कह रहे हैं, हम 100 बीघे जमीन के, जमीन कहाँ, उस पर कभी गए ही नहीं। तो ये जो हमारे हाथ में है, जिसको हम कह रहे हैं नोट, ये हमारे रुपए का कागज है, ये रुपया नहीं है, ये रुपए की पर्ची है, रजिस्ट्री, ये उसके रजिस्ट्री के पेपर है जो वचन दे करके दिए हैं उसने, गवर्नर ने। इन पर्चियों को अभी कब्जा तो लिया ही नहीं जमीन पे। भाई जमीन तो हमारी जब है, जो कब्जे में आए, कागज से थोड़ी आ जाएगी, वो तो कागज है जमीन के, जमीन थोड़ी है वो, फसल तो जमीन पे होनी है। तो जब तक कब्जा नहीं होगा, दखल कहते हैं उसको, दखल, वो है नहीं। तो रुपए के जो पेपर हमको दे रखे हैं, ये उन पेपरों से ही हम खुश हैं, और जमीन सारी उसके पास रखी है, आरबीआई के। अरे रुपया तो वहां है हमारा, सोना चांदी जो हमारे बुजुर्ग मेहनत कमाई हो रखी है, तो पेपर है। अब पेपर से संतुष्टि होती हो तो अपना ठीक है, वापस लेना है तो लेने के लिए तो तैयारी चाहिए पूरी। जब हमको ये भी पता पड़ गई कि हमारे डकैती पड़ गई, और डकैती डालने वाले के भी हमें पता है, और फिर भी हम चुप रहे हैं, तो इससे बड़ी दिवालियापन बड़े बड़े हम नेताओं के बीच में रहे। वहाँ क्या है, नेताओं के पास वहाँ 2 चीज होती हैं नेता से, एक तो लालच होता है, नेता से हम ये काम ले लेंगे, ये पद ले लेंगे, या थोड़ा भय होता है, ये बड़ा नेता है, हमसे कुछ छीन ना ले पद को, या कुछ ये नुकसान ना कर दे, हटा ना दे। तो ये अक्सर वो समस्या रहती है। तो डॉक्टर साहब जब बोल रहे थे, तो मेरे पूरी पिक्चर जो है वो घूम रही थी, पूरी पिक्चर। अब वहाँ बैठ जाते हैं, उस नेता को जो जूनियर होते हैं ना, वो खुश करने के लिए कैसी कैसी बातें बनाते हैं, कैसी कैसी बातें बनाते हैं। अब जो हम जैसे थे, वो अपना मौन रहते थे, मौन बिल्कुल, क्योंकि गलत का हुक्रा बनना, झूठी प्रशंसा करनी वो नहीं, लेकिन वो देखते। लेकिन नेता का एक वो होता है, नेता चुप रहने वाले पे भी गौर रहती है उसकी। तो आखिर में जब 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, बाकी सब बोल रहे हैं, चापलूसी अपना नेता के सींग चुपड़ रहे हैं, तो नेता की नजर जाती है, वो कहते सिसोदिया जी आप 1-1.5 घंटा हो गया, आप बड़े शांत बैठे हो, आए ना नोटिस में, बिना बोले भी नोटिस में आते हैं। हम अपनी बात कह दे, हमने अपने ढंग से अपनी बात कही, अब हमारी बात ज्यादा प्रभावित कर गई उसको, मौन रहते हुए भी हमारी बात जामन की जी ये ठीक है, अपनी बात ज्यादा प्रभावित कर गई, तो और ज्यादा क्लोज आ गए, बड़े नजदीक आ गए। तो ये जो अपना लालच, कुछ पाने की चाह, ये हमारी जो अंदर का जो कॉन्फिडेंस है उसको तोड़ देती है। क्योंकि आप झूठी प्रशंसा करोगे तो आप झूठ बोल रहे हो, बताइए नहीं, झूठ बोल रहे हो, फ्रीक्वेंसी अपनी वो डाउन होती है, लो होती है। और झूठी प्रशंसा और खामोखा डरना, भाई कौन क्या हमसे, परमात्मा ने तो दे रखा हो, देखो छीन लेगा हमसे, नहीं छीन सकता। इसलिए हमारा ज्यादातर देखते हैं हम समाज में कि वो क्या होता है, अगर आप काबिल हैं तो कामयाबी आपके पीछे पीछे वो घूमेगी। महत्वपूर्ण क्या है, काबिलियत। लोग क्या है, अपने को काबिलियत, उस पर अपने को अपना निर्माण करने में तो ध्यान देते नहीं है, और वो ढूंढते रहते हैं कामयाब कैसे हो हम। मैं कहता हूं कामयाबी तो पीछे पीछे वो रहती है। बात विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपने को योग्य काबिल जहां से भी जो मिले, और जिसने अपने को पूर्ण मान लिया मैं तो योग्य हूं, बस ये समझो उसके ब्रेक लग गए, वो आगे नहीं बढ़ सकता। आज भी मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे सुनने में जो है, जो मिलता है सुनने में,
चूंकि मैं एक श्रोता बहुत अच्छा हूं, और जो श्रोता अच्छा होता है वक्ता भी अच्छा होता है, वक्ता भी बहुत। तो श्रोता वक्ता बनने के लिए श्रोता एक एक चीज को, जो डॉक्टर साहब बोलते हैं, अब वो टेक्निकल और थोड़ा भाषा, वो बहुत अच्छा जो है इतना वो करते हैं, लेकिन उसको हमको अपने ढंग से नकल नहीं करनी है, हमको अपने ढंग से ही अपनी बात रखनी है, अपनी नेचुरलिटी को खोना नहीं है। जो परमात्मा ने हमको जैसा बनाया है वैसा ही हमको वो रहना है, अपने ही शब्दों में, अपने ही तरीके से अपनी बात हमको वो रखनी है। अनुभव सबके पास है, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास अनुभव ना हो, लेकिन हम जब बोलना शुरू कर देंगे आना शुरू हो जाता है, आना अपने आप शुरू हो जाता है, क्योंकि हम व्यक्तिगत अपने लिए ना बोल रहे हैं ना कर रहे हैं, हम समाज के लिए, प्रकृति के लिए, परमात्मा के एक नुमाइंदे बन करके जब हम बोलते हैं तो इतना कुछ खजाना हुआ था भंडार है। डॉक्टर साहब का थोड़ा लिंक अच्छा है उस गोदाम से, वो